नमस्कार दोस्तों। यूपी पीसीएस 2021 और आरओ 2021 परीक्षा जो लोग भी देने जा रहे हैं इस टेस्ट को दें। इस टेस्ट के अंतर्गत जीएस के प्रश्नों को और करंट अफेयर के प्रश्नों को हम डिस्कस करते हैं। आज थोड़ी सी इसमें तब्दीली की गई है, थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है। आज करंट अफेयर के 2 प्रश्न और बढ़ा दिए गए हैं। 7 प्रश्न करंट अफेयर के और 18 जीएस के प्रश्न इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं। आप लोग उत्तर देंगे और फिर मेरे द्वारा बताए गए उत्तर को टैली करेंगे, मिलाएंगे उससे, जिससे कि पता चले कि आपका उत्तर सही है कि नहीं। और इसको मैक्सिमम शेयर करेंगे, इतना ज़्यादा शेयर करेंगे कि आप लोगों का जो ये टेस्ट है ऐसा होने लगे कि जितने भी ज़्यादा तैयारी वाले लोग हैं सब यहाँ पर पार्टिसिपेट करें और उसमें आप अपनी तुलना कर पाएँ। क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम होता है वो 100-200 लोगों में नहीं होता है, वो ज़्यादा लोगों में होता है। तो जितने ज़्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे उतने ज़्यादा आप कंफर्ट फील करेंगे एग्जामिनेशन हॉल में, क्योंकि आपको अपनी स्थिति का सही सही पता चल पाएगा कि क्या स्थिति आपकी है। पहला प्रश्न है, स्वाधीन भारत की प्रथम औद्योगिक नीति किस वर्ष घोषित की गई? 47, 48, 51, 56, यानी 1947, 1948। उत्तर दीजिए अपना और मेरे द्वारा बताए गए उत्तर से मिलान करिए। थोड़ा सा फास्ट चलेंगे। और इस प्रश्न का उत्तर है 1948। 1947 में भारत आज़ाद हुआ और भारत की आज़ादी के बाद में भारत में 1948 में 6 अप्रैल को औद्योगिक नीति प्रस्ताव लाया गया, औद्योगिक नीति का। और इसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था की संकल्पना की गई, यानी सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों का समावेशन और उनका विभाजन किया गया, उद्योगों को अलग अलग बांटा गया। तो ये 1948, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित विद्युत अपघट्यों के विलयन में से किसको कार की बैटरी में प्रयोग किया जाता है? सोडियम सल्फेट, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, पोटेशियम नाइट्रेट। उत्तर दीजिए। और इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर है सल्फ्यूरिक अम्ल। जो सल्फ्यूरिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल को कार की जो बैटरी होती है उसमें विलेन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल को। और इसकी प्रकृति जो होती है वो प्रबल अम्ल की होती है। क्या होता है? प्रबल अम्ल। अम्ल तो होता है लेकिन प्रबल अम्ल होता है। अगला जो प्रश्न है, राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है? सरल सरल प्रश्न है, धीरे धीरे मैं कठिन की तरफ जाऊंगा। और ये बहुत ही उम्दा प्रश्न है। बताइए, नई दिल्ली, चेन्नई, बेंगलुरु, कोलकाता, राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला नेशनल फिजिक्स लैबोरेटरी कहाँ पर स्थित है, कहाँ पर लोकेटेड है, ये आपको बताना है। और इस प्रश्न का सही उत्तर है कि ये नई दिल्ली में है। कहाँ पर है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो प्रश्न है, संविधान के किस प्रावधान में कहा गया है कि विधि के प्राधिकार के बिना न तो कोई कर लगाया जा सकता है और न ही एकत्रित किया जा सकता है? ना तो कोई कर लगाया जा सकता है, यानी कि कोई भी टैक्स लेवी नहीं किया जा सकता, ना ही उसको कलेक्ट किया जा सकता है। ये किस में प्रावधान किया गया? अनुच्छेद कौन सा है? 262, 266, 300 या 368? कौन सा अनुच्छेद है? और ये कहा गया है अनुच्छेद 265 में। अनुच्छेद 265 में ये कहा गया है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। 265 में कहा गया है कि कोई कर विधि के प्राधिकार से ही अधिरोपित होगा, यानी लेवीड होगा, या फिर उसको कलेक्ट किया जाएगा। आर्टिकल 265, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, भारत में मुद्रास्फीति की माप होती है? उत्तर दीजिए। औद्योगिक कर्मकारों हेतु उपभोक्ता कीमत सूचकांक द्वारा, कृषि कर्मकारों हेतु उपभोक्ता कीमत सूचकांक द्वारा, फुटकर कीमत सूचकांक द्वारा, थोक कीमत सूचकांक के द्वारा। उत्तर दीजिए। कैसे होती है भारत में मुद्रास्फीति की माप, कैसे होती है? और हमारे उत्तर से आप अपना उत्तर टैली कीजिए। ये थोक कीमत सूचकांक के द्वारा होती है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। किसके द्वारा? थोक कीमत सूचकांक के द्वारा। मुद्रास्फीति जब होती है तो क्या होता है? वस्तुओं का जो प्राइस है वो इंक्रीज हो जाता है, जो गुड्स हैं उनके प्राइस इंक्रीज हो जाते हैं। और मुद्रा का मूल्य जो है, जो जो भी मनी है, जैसे हमारे यहाँ का रुपया है, तो उसका जो मूल्य है वो गिर जाता है। उसको करेंसी जो हमारी है वो फॉल कर जाती है, नीचे गिर जाती है। मतलब नीचे गिरने का मतलब उसकी वैल्यू कम हो जाती है। और मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के संबंध को अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए कि किस कैसे दिखाया जाता है, तो एक होता है फिलिप्स कर्व, फिलिप्स वक्र के द्वारा इसको व्यक्त किया जाता है। कई बार ये प्रश्न पूछा गया। और भारत में थोक मूल्य सूचकांक है मुद्रास्फीति के प्राकलन के लिए। निम्नलिखित देशों में क्यात किस देश का सिक्का है? एक सिक्का है क्यात। इस क्यात जो है वो क्या है? एक क्वाइन है। और ये क्वाइन जो है ये कहाँ है? इजराइल, ब्रिटेन, थाईलैंड, म्यांमार, कहाँ पे प्रयुक्त किया जाता है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है म्यांमार। म्यांमार में जो सिक्का है, जो क्वाइन है, उस क्वाइन का नाम क्या है? क्यात है। क्यात म्यांमार का सिक्का है। वहत एक सिक्का है, ये थाईलैंड का, सेकेल इजराइल का, और पाउंड ब्रिटेन का। ये मुद्रा है वहाँ की। ठीक है, क्यात म्यांमार का सिक्का है, लेकिन वहत थाईलैंड की, सेकेल इजराइल की, और पाउंड ब्रिटेन की मुद्रा है। ध्यान रखिएगा।
अगला जो प्रश्न है, शहरी वृद्धि सूचक है कुल शहरी जनसंख्या में बढ़ोतरी का, शहरी केंद्रों की संख्या में वृद्धि का, देश की कुल जनसंख्या में वृद्धि का, शहरी क्षेत्रों में आय में वृद्धि का। शहरी वृद्धि सूचक किस चीज से आप जान पाते हैं कि शहरी वृद्धि हो रही है, अर्बन ग्रोथ हो रहा है, कैसे आप जान पाते हैं? उत्तर दीजिए, इसमें छाटिए। और ये प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए, ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल प्रश्न है, वो कंसेप्चुअल प्रश्न गलत नहीं होने चाहिए। और इस प्रश्न का सब लोग उत्तर दीजिए। कौन कौन उत्तर दे रहा है? सारे लोग उत्तर करिए। और इसका सही उत्तर है कि ये सभी। अगर शहर में जनसंख्या बढ़ रही है, शहरी केंद्रों की संख्या बढ़ रही है, देश की कुल जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, शहरी क्षेत्रों के आय में वृद्धि हो रही है, तो ये सब है शहरी वृद्धि का सूचक। ठीक है ना? ये सारे के सारे शहरी क्षेत्रों में होने वाली आय में वृद्धि का परिणाम है, उसी का सूचक है कि वहां पे लोग जाके अट्रैक्ट होते हैं, है ना? एक पुल फैक्टर होता है, एक पुश फैक्टर होता है। तो यहाँ पे क्या है, कैसा फैक्टर लग रहा है, जरा बताइएगा कमेंट में। निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामों की संख्या न्यूनतम है? सबसे कम ग्राम कहां पर है? दादरा नगर हवेली, दमन दीव, लक्षद्वीप, पुदुचेरी। 2011 की जनगणना हुई है जो सेंसस, उसी के आधार पर बताना है, क्योंकि उसके बाद और कोई सेंसस अभी तो हुई नहीं है। कोरोना के कारण देखिए कब हो पाती है, ये भी ध्यान रखिए। तो ये सबसे जो कम ग्राम है वो है दमन और दीव में। दमन और दीव में केवल 25 ग्राम है, लक्षद्वीप में 27 हैं, दादरा नगर हवेली में 70 हैं, और पुदुचेरी में 95 गांव हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में न्यूनतम ग्राम चंडीगढ़ में है। चंडीगढ़ जो है वहां पे सबसे कम ग्राम है, लेकिन चंडीगढ़ यहाँ पे दिया नहीं था, तो चंडीगढ़ में केवल 12 ग्राम है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली की सिफारिश की थी? बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता, राव समिति, सिंघवी समिति। थोड़ा संभल कर सही से उत्तर दीजिएगा, और बहुत शॉर्टकट मत मारा करिए, बहुत शॉर्टकट नॉलेज जो होता है वो बहुत सही नहीं होता है, ये आप ध्यान रखिए, ठीक है? ये ध्यान रखिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर सबको पता होना चाहिए, और यह है बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में 1956 में एक समिति का गठन किया गया। 1957 में इसने रिपोर्ट सौंपी, और 1 अप्रैल 1958 को इस समिति की रिपोर्ट को लागू किया गया। ये डेट ऐसे याद रखिएगा, 56 में गठन, 57 में रिपोर्ट, 58 में लागू हुआ। 1 अप्रैल को पंचायती राज व्यवस्था यही मेहता समिति की सिफारिश के आधार पर लागू की गई थी। इसमें ग्राम, खंड और जिला स्तर पर 13 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान किया गया था। अगला जो प्रश्न है, 1937 के प्रांतीय चुनाव में संयुक्त प्रांत का प्रधानमंत्री कौन बना? गोविंद वल्लभ पंत, सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी, इनमें से कोई नहीं। 1937 में संयुक्त प्रांत का प्रधानमंत्री, और इसका सही उत्तर बताइए। और इसका सही उत्तर है गोविंद वल्लभ पंत। कौन सा उत्तर सही है? गोविंद वल्लभ पंत, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। 1937 में पंडित गोविंद वल्लभ पंत स्वतंत्रता संग्रामी थे, और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, और साथ में वरिष्ठ भारतीय राजनेता, और वरिष्ठ तो थे ही उस समय ये, और उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री भी ये बने, और भारत के चौथे गृह मंत्री भी थे। तो 1937 में जब प्रांतीय चुनाव हुए थे तो संयुक्त प्रांत के प्रधानमंत्री बनाए गए थे, ये भी ध्यान रखिएगा। कभी कभी प्रश्न ऐसे भी पूछा जाता है कि गोविंद वल्लभ पंत इनमें से क्या क्या थे, तो ये सब ध्यान रखिएगा। भारत रत्न भी इनको दिया गया था, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला जो प्रश्न है, शिवाजी किस मुगल शासक की कैद से फरार हुए थे? किस मुगल शासक की कैद से शिवाजी फरार हो गए थे? शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह, फारूक किसकी कैद से फरार हो गए थे शिवाजी, बताइए। और इस प्रश्न का सही उत्तर है औरंगजेब। औरंगजेब की कैद में शिवाजी थे, और शिवाजी औरंगजेब की कैद से मार्च 1966 में जब वो, ये कहानी ये है कि 1966 में मुगल दरबार में उपस्थित हुए, तो वहां उनके साथ औरंगजेब ने तृतीय श्रेणी के मनसबदारों जैसा व्यवहार जब किया था, तो औरंगजेब की कैद से मतलब वो व्यवहार किया और उन्हें नजरबंद कर लिया। तो औरंगजेब की कैद से वो फिर फरार हो गए, मतलब उनको बंद नहीं रख पाया औरंगजेब। बाद में शिवाजी ने मुगल शासकों, मतलब जो मुगल थे, मुगलों के किले जीतने का फैसला किया कि जो भी मुगल शासक हों उनके किले हम जीतेंगे। तो 1970 में उन्होंने पुनः सूरत को लूटा भी था। तो ये फैक्ट है। विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? ताड़ का तेल, नारियल का तेल, गेहूं अंकुर का तेल, राई का तेल। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, और एक बार ये पूछा गया प्रश्न है यूपीपीसीएस का। यहाँ पर हर तरीके के प्रश्न आपको मिलते हैं। तो विटामिन ई का जो महत्वपूर्ण स्रोत है वो गेहूं अंकुर का तेल है। गेहूं अंकुर का तेल, थोड़ा अटपटा सा लग रहा है ना कि गेहूं के अंकुर में कैसे तेल, तो विटामिन ई का ये बहुत महत्वपूर्ण स्रोत है, और 100 ग्राम ऑयल में 255 मिलीग्राम विटामिन ई पाया जाता है, इंपॉर्टेंट है। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले की सीमा हरियाणा से नहीं मिलती है? किससे नहीं मिलती है? हरियाणा से नहीं मिलती है। गौतम बुद्ध नगर, मथुरा, अलीगढ़, मुरादाबाद, किसकी सीमा नहीं मिलती है?
है ना, ये पूछ रहा है, यानी कि 3 की मिलती है, 1 की नहीं मिलती है, और वो एक कौन है, उत्तर दीजिए। और वो है मुरादाबाद। मुरादाबाद की जो सीमा है, मैप देख लिया कीजिए, थोड़ा सा यूपी का मैप भी देखा करिए। हरियाणा से उत्तर प्रदेश के 6 जिलों की सीमा मिलती है, मथुरा, अलीगढ़, गौतम बुद्ध नगर, बागपत, शामली और सहारनपुर। जो मुरादाबाद है, मुरादाबाद की सीमा इसमें जो दिया है वो नहीं मिलती है। अगला जो प्रश्न है, अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है सत्ताधारी दल के खफा मंत्रियों के द्वारा, जो नाराज हैं, खफा मतलब जो नाराज हैं, और एंग्री है, वो क्रोधित हैं, किसी भी दल के सदस्यों द्वारा, यानी एनी पार्टी का मेंबर हो कोई, और विपक्षी दल द्वारा यानी कि अपोजिशन पार्टी द्वारा, या राज्यसभा के सदस्यों द्वारा। तो अविश्वास प्रस्ताव किसके द्वारा होगा, और इस प्रश्न का सही उत्तर है विपक्षी दल द्वारा, जो अपोजिट पार्टी के मेंबर होते हैं, अपोजिट जो पार्टी होती है उसके द्वारा किया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव जब पेश किया जाता है तो 50 सदस्य भी हों तो अध्यक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति दे सकता है। ये नियम है कि 50 सदस्य कम से कम होने चाहिए। इसके बाद प्रस्ताव पर फिर डिबेट होती है, बहस होती है, और उसको फिर डिबेट होने के बाद में फिर उसमें वोट होता है, अंत में मतदान होता है। और यदि प्रस्ताव को मतदान के आधार पर फिर स्वीकृति मिल जाती है, प्रपोजल अप्रूव कर लिया जाता है, तो जो भी रूलिंग गवर्नमेंट होती है उसको क्या करना पड़ता है, रिजाइन कर देना पड़ता है। अगला प्रश्न है, जीडीपी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, कौन सा जीडीपी के संबंध में सही नहीं है। वह अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल बाजार मूल्य पर निकाला जाता है। इनमें किसी देश की घरेलू सीमा के भीतर के निवासियों या गैर निवासियों को सम्मिलित किया जाता है, या कोरियाई कंपनी द्वारा भारत में विनिर्मित कारों की भारत की जीडीपी में सम्मिलित किया जाएगा। टाटा मोटर्स द्वारा ब्रिटेन में विनिर्मित जगुआर कारों को भारत की जीडीपी में सम्मिलित किया जाएगा। अब ऐसे प्रश्न में देखिए कितना आसान है, पहला दूसरा तो इसमें बिल्कुल सही है। अब सी डी एक दूसरे के अपोजिट है, कोई एक गलत होगा इसमें से, तो उत्तर दीजिए क्या होता है। और इसका सही उत्तर है कि टाटा मोटर्स के द्वारा ब्रिटेन में विनिर्मित जगुआर कारों को भारत की जीडीपी में सम्मिलित किया जाएगा, ये गलत है। ब्रिटेन में निर्मित होंगी तो नहीं, क्योंकि यहां पर ध्यान रखिएगा घरेलू सीमा के भीतर सबसे बड़ी शर्त क्या होती है, सबसे बड़ी शर्त होती है घरेलू सीमा के भीतर। ठीक है, किसी अर्थव्यवस्था में एक निश्चित समयावधि में या तिमाही, वर्ष जो भी हो, उसमें घरेलू सीमा के भीतर जो होगा, 1 अप्रैल से शुरू करेंगे 31 मार्च तक लेंगे, वो तो टाइम पीरियड आपको पता है, लेकिन घरेलू सीमा के भीतर होगा वही जीडीपी में शामिल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्द इनर सिक्स किससे संबंधित है। शब्द इनर सिक्स आसियान, सार्क, यूरोपीय सामुदायिक बाजार या विश्व बैंक। और शब्द इनर सिक्स जो है ये रिलेटेड है किससे, ईईसी से, यूरोपीय सामुदायिक बाजार से। 6 संस्थापक सदस्य देशों में से जो यूरोपीय समुदाय के 6 संस्थापक सदस्य देश हैं उनसे संबंधित है ये इनर सिक्स। ठीक है, 1957 में रोम संधि के आधार पर बेल्जियम, फ्रांस, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, पश्चिमी जर्मनी, ये इनर सिक्स है, इनके द्वारा इसको शुरू किया गया था इस कारण से। अगला प्रश्न है, संस्कारों की कुल संख्या 16 है, प्रथम और अंतिम संस्कार क्या है। जो संस्कार हिंदू धर्म में है तो उसमें प्रथम और अंतिम क्या है, तो प्रथम है गर्भाधान और अंतिम है अंत्येष्टि। प्रथम है गर्भाधान और अंतिम है अंत्येष्टि, ये 16 संस्कार हैं। गर्भाधान, पुंसवन, सीमांतोन्नयन, जात कर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, कर्णवेद, विद्यारंभ, उपनयन, वेदारंभ, केशांत या गोदान, समावर्तन, विवाह और उसके बाद में अंत्येष्टि। ठीक है, ये 16 संस्कार याद होने चाहिए आपको। भारत के राष्ट्रीय फल आम के बारे में सत्य कथन आपको बताना है। ये भारत, पाकिस्तान और फिलीपींस में राष्ट्रीय फल माना जाता है, क्या ये सही है। और बांग्लादेश में इसे राष्ट्रीय पेड़ के रूप में स्वीकार किया गया है। उत्तर दीजिए, क्या ये दोनों सही हैं। सोच कर उत्तर दीजिएगा, और ये दोनों के दोनों सही हैं, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। आम रसीला फल होता है, आपको पता है, फलों का राजा बोला जाता है, और ये भारतीय उपमहाद्वीप में ही केवल इस फल की प्रजाति मिलती है, बाकी कहीं नहीं, भारतीय महाद्वीप में ही। पाकिस्तान और फिलीपींस में भी ये राष्ट्रीय फल माना जाता है भारत के साथ। बांग्लादेश में इसके पेड़ को राष्ट्रीय पेड़ का दर्जा प्राप्त है। किस संस्था ने ह्यूमन्स इन स्पेस पॉलिसी 2021 के मसौदे का अनावरण किया। नासा, इसरो, जॉक्सा, रॉसकॉस्मॉस। ह्यूमन इन स्पेस पॉलिसी, और इस मसौदे का अनावरण किया है किसने, इसरो ने। किसने किया है, इसरो ने। भारत की जो अंतरिक्ष एजेंसी है इसरो, उसने ये पास किया है मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए, प्रौद्योगिकियों के निर्माण के लिए स्टार्टअप और स्थानीय उद्योग के साथ, काम करने की योजना है। ये ध्यान रखिएगा, ये भी पूछा जा सकता है। जिदर उल हदीद अभ्यास का संबंध किस देश से है। बहरीन, पाकिस्तान, कुवैत, बांग्लादेश। उत्तर दीजिए फटाफट। जिदर उल हदीद अभ्यास, जिदर उल हदीद अभ्यास का संबंध किससे है, और इस प्रश्न का सही उत्तर है पाकिस्तान। पाकिस्तान सेना सिंध प्रांत में थार रेगिस्तान में 1 महीने का अभ्यास ये कर रही थी,
और एक चरम रेगिस्तानी वातावरण में कैसे संघर्ष किया जाए इसकी तैयारी वो कर रही थी। जिदर उल हदीद नाम दिया गया इसका, और 28 जनवरी को ये शुरू हुआ और 28 फरवरी को ये समाप्त हुआ। पाकिस्तान से संबंधित है। विश्व व्यापार संगठन की नई प्रमुख कौन बनी है? अमीना चाबिर, मोहम्मद जिब्रिल, एनगोजी ओकोंजो एबियला, जस्टिस ताहिरा, सुमन पवन वोडामी। कौन बनी है बताइए, है ना? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा एनगोजी ओकोंजो एवियला। एनगोजी ओकोंजो एवियला नाइजीरिया की हैं ये, और 164 सदस्य देश हैं किसमें, डब्ल्यूटीओ में, और उसकी महानिदेशक इनको नियुक्त किया गया है, महानिदेशक बनी है। और ये फर्स्ट अमेरिकन है, फर्स्ट अमेरिकन एंड फीमेल ऑफिसर टू होल्ड दिस पोजीशन। ऐसा पद संभालने वाली ये पहली अफ्रीकन है, अमेरिकन नहीं, अफ्रीकन, और पहली महिला अधिकारी है, ये ध्यान रखिएगा, जो इस पद पे बैठी है। देश में मिशन इंद्रधनुष 3.0 का शुभारंभ कब किया गया? किस तारीख से किया गया मिशन इंद्रधनुष 3.0? 11 जनवरी 21, 19 फरवरी 21, 17 जुलाई 20, 15 मार्च 2020। और इस प्रश्न का सही उत्तर है 19 फरवरी 2021। ठीक है, 19 फरवरी 2021 को इसका शुभारंभ किया गया। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने इसका शुभारंभ किया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप एग्जाम दे रहे हैं यूपीपीसीएस का, और अगर आपके मन में कंफ्यूजन चल रहा है कि पेपर होगा या नहीं होगा, तो आप तैयारी करते रहिए, क्योंकि तैयारी तो हो जाएगी तो आपके काम ही आएगी। और अगर तैयारी करने में आपने कोताही बरती तो समस्या हो जाएगी। हमारी एक टेस्ट सीरीज का प्रोग्राम हम लॉन्च कर रहे हैं, इसके लिए कर चुके हैं, और ये स्टार्ट हो जाएगा आपका 9 मई से, और 1 महीने का है। 30 दिन में लगातार डेली आपको एक एक टेस्ट मिलेंगे। 30 दिन में ये 30 टेस्ट आप देंगे, है ना, 30/30। IAS प्रेप एकेडमी ऐप डाउनलोड करिए, वहां से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, या दूसरा माध्यम है कि आप हमको 6307281212 पर व्हाट्सएप करिए या कॉल करिए, तो आपको जानकारी मिल जाएगी। रोज एक टेस्ट करिए, 30 दिन में 30 टेस्ट दे लाइए। जब फिर आपका एग्जाम होगा तो आपको बिल्कुल मजा आ जाएगा, लगेगा कि अरे ये तो हमको आता ही था। तो 19 फरवरी 2021 को ये मिशन इंद्रधनुष 3.0 ये लागू हुआ। टीकाकरण कवरेज का ये कार्यक्रम होता है। अगला जो प्रश्न है, बायो एशिया 2021 की थीम क्या है? मूव द नीडल, कोविड-19, आवर प्लेनेट, नेचर। बायो एशिया 2021 की थीम क्या है? और इस प्रश्न का सही उत्तर दीजिए आप लोग, और इसका सही उत्तर है मूव द नीडल, मूव द नीडल। ठीक है, कोविड का सब चल ही रहा है, फार्मा, मेडटेक और वैश्विक स्वास्थ्य पर केंद्रित बायो एशिया इवेंट जो हुआ, तो उसमें यही मूव द निडल इसका नाम रखा गया। निडल यानी कि जो निडल जिससे इंजेक्शन लगता है। कई प्रकार के पैनल इसमें शामिल किए गए। पैनल इस बात पर ध्यान देंगे कि कोविड-19 महामारी से कैसे जीव विज्ञान उद्योग में किस प्रकार के बदलाव आए हैं, और ये सब हो ही रहा था कि फिर से नए स्ट्रेन के साथ, फिर से नई ताकत के साथ कोविड आया और सबको बर्बाद ही कर रहा है। गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ चुना गया? आप लोग बहुत सतर्क रहिए, बहुत सही से रहिए। डेली 2-4 डेथ की सूचना मुझे तो मिल ही जाती है, कोई मित्र के यहाँ, तो कोई रिलेटिव के यहाँ, तो कहीं मोहल्ले में, कहीं कुछ। डरा नहीं रहा हूं, लेकिन सतर्क रहना बहुत जरूरी है। डरना तो बिल्कुल नहीं है, कैसा डर, बिल्कुल डरना नहीं है, लेकिन सतर्क रहना बहुत जरूरी है। मौत को दावत थोड़ी देना है। गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की झांकी को सबसे चुना गया? कौन सी झांकी थी, किस राज्य की? तो रिपब्लिक डे परेड जो हुई उसमें कौन सी झांकी सबसे चुनी गई? और इस प्रश्न का सही उत्तर है उत्तर प्रदेश की झांकी। कौन सी? उत्तर प्रदेश की झांकी। उत्तर प्रदेश की जो झांकी थी उसमें श्री राम मंदिर को दर्शाने वाली झांकी बनाई गई थी, और इसका जो विषय था, थीम था, सब्जेक्ट था, वो था अयोध्या उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और अंतिम प्रश्न है, इसका उत्तर बढ़िया से दीजिएगा। घर पे बैठ के सही से पढ़ रहे हैं आप लोग, ये बहुत भाग्यशाली हैं आप कि आप एक सेफ जगह हैं या जहां पर भी आप हैं। ठीक है, और सही से ही रहिए। किस संस्था ने ह्यूमेन्स इन स्पेस पॉलिसी 2021, देखिए यह रिपीट हुआ क्वेश्चन, सॉरी फॉर दिस, लेकिन कोई बात नहीं है, इसका सही उत्तर है इसरो। आपको पता ही है। चलिए कल हम एक क्वेश्चन ज़्यादा कर लेंगे। तो आप लोग किसी भी कोर्स से जुड़ना चाहते हैं, जीआईसी लेक्चरर की टेस्ट सीरीज हमारे पास चल रही है, उससे जुड़ना चाहते हैं, या यूपीपीसीएस 2021 की टेस्ट सीरीज एक पहले चल रही थी, उसको आराम से देना चाहते हैं तो उसको ज्वाइन करिए। नहीं तो वही टेस्ट अगर आप स्पीड से देना चाहते हैं, रोज एक टेस्ट देना चाहते हैं, तो आप इसको यूपीपीसीएस जो 2021 का 30/30 यानी कि 30 दिन में 30 टेस्ट, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और आरओ का फुल कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं आप, हिंदी और जीएस का, साथ में टेस्ट सीरीज भी है। थैंक यू सो मच। किसी भी तरह की जानकारी के लिए 6307281212 6307281212 पे कॉन्टेक्ट करिए।
थैंक यू सो मच।